नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत नरसिंहपुर से करेंगे। आज नरसिंहपुर जाने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दरअसल नरसिंहपुर में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती की श्रद्धांजलि सभा है और इसी श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की श्रद्धांजलि सभा, औपचारिक तौर पर आज उनकी वसीयत भी पढ़ी जाएगी। कई दिग्गज इसमें शामिल होंगे। राज्यसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद रहेंगे नरसिंहपुर में और यहीं पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो आज नरसिंहपुर के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल। और शराबबंदी भले ही सामाजिक मुद्दा रहा हो, लेकिन सियासतदान के लिए यह हमेशा से सबसे मुफीद रहा है। यही वजह है कि देश के ज्यादातर राज्यों में शराब और शराबबंदी का कहीं ना कहीं दखल रहा है। अब चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। के लिए मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये योजना इनकी बनती है, षड्यंत्र बनता है। इसका कोई असर जनता पर नहीं हो। ये शराब एक जनता का मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा हो सकता है, आम जनता का कोई मुद्दा शराब नहीं है। ये शराबबंदी कमेटी वाले शर्मा जी हैं। इन्हीं के जिम्मे सूबे में शराबबंदी की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब वे साफ मुकर गए हैं। कह रहे हैं शराबबंदी जनता का मुद्दा है ही नहीं, ये तो बीजेपी का मुद्दा है। चलिए मान भी लिया, तो फिर सरकार बनने से पहले शराबबंदी का झुनझुना पकड़ाया ही क्यों था? महंगाई पे क्यों नहीं बोलते कोई लोग, भाजपा के नेता? महंगाई पे बोलने में क्या दिक्कत है इनको? महंगाई के खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं और इधर उधर की बात करेंगे। ध्यान हटाने के लिए, मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये योजना इनकी बनती है, षड्यंत्र बनता है। इसका कोई असर जनता पर नहीं हो। ये शराब एक जनता का मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा हो सकता है, आम जनता का कोई मुद्दा शराब नहीं है। अगर है तो अगर इसमें भी है तो इसका सर्वे करा लिया, देख लिया जाए। शर्मा जी कह रहे हैं महंगाई से ध्यान हटाने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है, इसीलिए शराबबंदी का मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी तो सरकार से और भी गंभीर सवाल कर रही है। शराबबंदी तो दूर की कौड़ी है, कांग्रेस की सरकार तो शराब की होम डिलीवरी करवा रही है, यानी हर घर शराब, घर घर शराब। सरकार में कौन है? कांग्रेस है। शराब का मुद्दा कांग्रेस के पाले में। ये उन्होंने कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन आज शराबबंदी पूर्ण लागू करने की बात दूर है। कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी भूपेश सरकार ने किया। और तो और बीजेपी सूबे की बघेल सरकार को जन घोषणा पत्र की याद भी दिलाती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कहते हैं शराबबंदी का मुद्दा कांग्रेस के ही जन घोषणा पत्र में था, लेकिन शराबबंदी की इच्छा शक्ति कांग्रेस में नहीं है। शराबबंदी का तो जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया। आज 4.25 साल हो गया कमेटी बनाना और ये करना। मैंने इसीलिए कहा कि इस राज्य में कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं है, जनता को ठगने का काम कर रही है। भाजपा का मुद्दा ने क्या है, ये विषय है। लेकिन जन घोषणा पत्र में शराबबंदी का मामला जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया था और आज उससे भाग रहे हैं। हमला न सिर्फ कांग्रेस कर रही है, बल्कि शराबबंदी पर सरकार की घेराबंदी राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी की। कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के दौरे पर आई राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शराबबंदी का मुद्दा उठाया था और इसे महिलाओं पर हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा से जोड़ा था। लिकर सेल है वो ऑनलाइन कर दी गई, तो उसके बाद जबकि सीएम ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वो यहाँ पर नशाबंदी, नशा मुक्त करेंगे राज्य को, वहीं पर इजीली अवेलेबल हो और घरों में ऑनलाइन ऑर्डर कर सके, ये फैसिलिटी दी गई। तो ये एक प्रॉमिस है और इसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। यदि
पुरुष ज़्यादा शराब पिए तो महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत सामना करना पड़ता है, ये हम सबको पता है। कम से कम महिलाओं के मुद्दे से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता था, क्योंकि आए दिन सूबे के अलग अलग शहरों से शराबबंदी के मुद्दे पर महिलाएं आंदोलन को मजबूर होती हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि शराबबंदी सियासी मुद्दा कैसे हो गया, और अगर मुद्दा सियासी भी है तो सियासतदान एक साथ एक मंच पर आकर कोई फैसला क्यों नहीं करते? बीजेपी अपने सूबे में भी शराबबंदी का मोर्चा क्यों नहीं खोलती? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने एक बार फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बस्तर दौरे पर निशाना साधा। लखमा ने कहा कि बीजेपी बस्तर की सभी 12 सीटें जीतने के दावे कर रही है। इस पर तंज कसा कि दोनों आए और मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। आबकारी मंत्री ने कोंटा से दोनों को चुनावी चुनौती दी है। बस्तर का दौरा आ रहे हैं, पिकनिक करने आ रहे हैं, अलमाला पहनने आ रहे हैं। ये 12 का 12 सीट दवा करने पैसा लगता है क्या? कर दिए, से समय आएगा बताएगा। बस्तर के लिए 15 साल में क्या किए? बस्तर के 300 गांव खाली हुआ बस्तर के 15 साल में। आदिवासी लोग तेलंगाना में गए, ताड़मेटला मोड़पल्ली में 300 घर जले, और तुम्हारा एड़समेट्टा साल के गुड़ा में गोंजे गोली से बूंद जले। इस समय इन लोग कहाँ गए थे? पूर्व सांसद या केदार कश्यप कोंटा सीट से लड़े, मेरा निमंत्रण है, तब पानी का पानी होगा, दूध का दूध होगा। हिम्मत है तो मैं पहले 60 वर्ष में बोल रहा हूँ, एक को नहीं दोनों को, जो बड़ा हो चाहे छोटा हो आके लड़े। मैं तब मानूंगा बस्तर का 12 सीट जीतेंगे। इधर भिलाई स्टील प्लांट में कोयले का संकट गहरा गया है। प्लांट में अब सिर्फ 3 दिनों का कोयला बचा है। कोयला संकट को देखते हुए कई मिल जो है फर्नेस जिसे आप कहते हैं वो बंद कर दी गई हैं। कई मिलों में उत्पादन कम कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई कोयले को विशाखापट्टनम से भिलाई लाने के लिए रैक नहीं मिल रही है। यही वजह से ये हालात बने हैं। इस प्लांट में रोजाना बड़ी मात्रा में कोयले की जरूरत होती है। देसी कोयला 20% यूज होता है, 80% विदेशी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन कोल है, वो कोल बहुत महत्वपूर्ण है और उसका आयात किया जाता है और विशाखापट्टनम से वो आता है। तो पिछले और अब रायपुर से बड़ी खबर, देश भर में छत्तीसगढ़ हर्बल्स की धूम है। छत्तीसगढ़ के बाहर भी छत्तीसगढ़ हर्बल्स की धूम है। अब महाराष्ट्र और गोवा में छत्तीसगढ़ हर्बल्स की दुकान लगेगी। वन धन विकास केंद्र 130 से ज्यादा उत्पाद तैयार कर रहा है। कवर्धा में शहद प्रसंस्करण संयंत्र लगाया जा रहा है। उत्पादों की गुणवत्ता के लिए सलाहकारों की मदद ली जा रही है, कानपुर के विशेषज्ञ सलाहकारों की मदद। तो अब छत्तीसगढ़ हर्बल्स प्रदेश के बाहर भी केंद्र खोले जाएंगे, सेंटर खोले जाएंगे। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देवव्रत, छत्तीसगढ़ हर्बल्स का जलवा विस्तार से बताएं जरा। जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ हर्बल की मांग न केवल पूरे छत्तीसगढ़ में बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी उतनी ही ज़्यादा है, और ऐसी स्थिति में अब मांगों को देखते हुए इसका विस्तार भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र और गोवा में दुकानें लगाई जाएंगी और इसकी पूरी तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कर ली गई है। और विशेष रूप से जो वन विभाग हैं उनके द्वारा ये पूरा खाका एक तरह से तैयार किया गया है कि किस तरह से जो दुकानें हैं हर्बल प्रोडक्ट बेचने के लिए छत्तीसगढ़ के, वो महाराष्ट्र और गोवा में लगाई जाएंगी। 130 तरह के जो उत्पाद हैं ये छत्तीसगढ़ में तैयार किए गए हैं वनों से। और इसके अलावा एक प्रसंस्करण केंद्र जो कि शहद का, वो कवर्धा जिले में खोला जा रहा है। और ऐसी स्थिति में अब क्योंकि धीरे धीरे जो ब्रांडिंग है छत्तीसगढ़ के हर्बल ब्रांड्स की वो बढ़ती जा रही है और लोगों के बीच में लोकप्रियता भी बढ़ी है, क्योंकि शुद्ध वनोपज और वनों से मिलने वाले जो उत्पाद हैं वो प्रदेश में तैयार किए जा रहे हैं। लिहाजा मांग बढ़ती देख अब सरकार जो है इसका विस्तार भी किया जा रहा है। और सीधे तौर पर जो हर्बल प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं, वनोपज इकट्ठा करने वाले लोग हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा। अभी तक के जो सरकार धनवंतरी मेडिकल स्टोर या छत्तीसगढ़ हर्बल के कई सारे जो
कोर्स हैं वो प्रदेश में ही चल रहे थे, लेकिन अब इसका विस्तार दूसरे राज्यों में भी किया जा रहा है और इस कड़ी में गोवा और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां पर छत्तीसगढ़ के हर्बल प्रोडक्ट्स अब आने वाले दिनों में बिकते हुए दिखाई देंगे और बाकायदा इसके लिए कानपुर से विशेषज्ञों की सलाह भी ली जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका। लेकिन देवव्रत हमारे साथ बने रहेंगे आगे, और एक और खबर को लेकर देवव्रत से हम चर्चा करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, संविदा कर्मचारी आज न्याय मार्च निकालने जा रहे हैं। विभाग का पत्र जारी होने के बाद कर्मचारियों में आक्रोश है। छंटनी की आशंका को लेकर कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं। निमोरा से लेकर नवा रायपुर तक रैली निकाली जाएगी और रैली निकालकर विरोध जताया जाएगा। देवव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवव्रत, ये सिर्फ आशंका है या कोई और सुगबुगाहट भी छंटनी की? देवव्रत जी, वैसे तो राज्य सरकार द्वारा पहले ही ये क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी कर्मचारी को काम से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन क्योंकि ये जितने भी कर्मचारी हैं जो कि अनियमित कर्मचारी हैं वो विभाग से ही जुड़े हुए हैं और अपने अपने विभाग की जानकारी जो है वो बखूबी रखते हैं। अब ये अफवाह है या किसी तरह की सुगबुगाहट, ये कर्मचारी भली भांति जानते हैं, लेकिन एक तरह से किसी भी तरह की कार्रवाई से ठीक पहले कर्मचारियों का ये एक तरह से प्रदर्शन है। इसके पहले भी कई प्रदर्शन हो चुके हैं और एक तरह से नियमितीकरण की मांग को लेकर के लगातार जो अनियमित कर्मचारी हैं वो लामबंद होते दिखाई दिए हैं। लेकिन इस बीच जब छंटनी की खबरें आती हैं तब उनकी चिंता जाहिर तौर पर बढ़ जाती है और इसलिए आज ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। रायपुर में ये प्रदर्शन होगा जिसमें एक बार फिर से ये कोशिश की जाएगी कि अपनी मांग तो सरकार के सामने रखें ही, लेकिन जो एक तरह से आशंका व्यक्त की जा रही है कि कर्मचारियों की जो छंटनी हो सकती है, तो इस पर कर्मचारी पहले से ही एक तरह से दबाव बनाना चालू कर दिए हैं कि हम संगठित हैं और एक तरह से जो अनियमित कर्मचारी संघ है वो अगर कर्मचारियों की छंटनी होती है उसके बाद सरकार के खिलाफ लामबंद हो सकती है। आने वाला साल चुनावी है और इस दौरान सरकार भी नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह से किसी भी वर्ग के किसी भी कर्मचारी की नाराजगी झेले, लिहाजा पहले से ही एक तरह से सरकार को अल्टीमेटम या यूं कहे कि चेतावनी दी जा रही है। भले ही आशंका हो कि कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी, लेकिन कर्मचारी इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि उनके विभाग में अभी किस तरह से क्या कुछ चल रहा है। अब ये देखना होगा कि इस प्रदर्शन का क्या कुछ असर निकलता है, क्योंकि मांग तो उनकी अब तक जो रही है वो नियमितीकरण की रही है। इससे पहले भी कई बार आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन छंटनी की आशंका को देखते हुए अब ये पूरा प्रदर्शन आज रायपुर में होने जा रहा है। न्याय यात्रा के जरिए अपनी आवाज यहाँ पर अनियमित बुलंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देवव्रत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। बलरामपुर कलेक्टर विजय दयाराव के आज सरकारी कार्यों का निरीक्षण करने कल दरअसल वो सरनाडीह गांव पहुंचे थे और खेत में जाकर फसलों का जायजा लिया, फसलों के संबंध में किसानों से बातचीत की, रकबे का ऐलान किया, पटवारी को तय समय में गिरदावरी के काम पूरे करने के निर्देश दिए। धमतरी में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 3 महीने बीत गए, लेकिन शिक्षकों की कमी अभी भी बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों के ज्यादातर स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बड़ी कक्षाओं के बच्चे कोर्स में पिछड़ रहे हैं। इससे छात्र और बच्चे और उनके अभिभावक जो हैं वो परेशान हैं। गांव से लोग आकर प्रशासन से शिक्षक की मांग कर रहे हैं। तकरीबन 200 शिक्षकों की कमी बनी हुई है। गरियाबंद में जर्जर स्कूल भवन की खबर न्यूज 18 पर दिखाने का बड़ा असर हुआ। फिंगेश्वर इलाके के कई जर्जर स्कूल भवनों को लेकर न्यूज 18 ने खबर दिखाई। इसके बाद अब जर्जर स्कूल भवनों की जानकारी लेने के लिए राज्य में एसडीएम ब्लॉक मुख्यालय फिंगेश्वर पहुंची। जनपद कार्यालय में सरपंच सचिव की बैठक लेकर स्कूल भवनों की जानकारी उन्होंने मांगी ताकि इनकी मरम्मत करवाई जा सके।